हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जेंगो सीरीज को स्टार्ट करने वाले। ये हमारी जेंगो सीरीज की पहली वीडियो होने वाली है जिसमें हम बात करने वाले हैं वेब एप्लीकेशंस के बारे में, राइट। क्योंकि जेंगो का यूज़ करके हम लोग वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वेब एप्लीकेशंस क्या होती है, देन उसके बाद हम जेंगो के ऊपर काम करेंगे, राइट। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि वेब एप्लीकेशंस क्या होती है। तो वेब एप्लीकेशन को मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि वेब एप्लीकेशन वो सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो इंटरनेट के ऊपर, लाइक डब्ल्यू के ऊपर वो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नहीं समझे? मैं फिर से समझाता हूँ कि वो सारे सॉफ्टवेयर, वो सारे प्रोग्राम जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं डब्ल्यू के ऊपर, वेब के ऊपर हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसे हम एक्सेस करते हैं ब्राउज़र के थ्रू, यूजिंग इंटरनेट के थ्रू हम उसे एक्सेस कर लेते हैं। तो उसे हम कहते हैं वेब एप्लीकेशन। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वो सारे प्रोग्राम्स जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं ओवर वेब, जो हमें वेब के ऊपर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसे हम वेब एप्लीकेशन बोलते हैं, राइट। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो जैसे हो गया gmail.com, ये भी एक वेब एप्लीकेशन है क्योंकि ये भी हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, उसके बाद हो गया facebook.com, ये भी एक वेब एप्लीकेशन है। youtube.com, ये भी एक वेब एप्लीकेशन है। तो हमें समझ में आ रहा है कि वेब एप्लीकेशन वो एप्लीकेशंस होते हैं, वो प्रोग्राम्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं ओवर द वेब और उसे हम एक्सेस ब्राउज़र के थ्रू कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसे हम वेब एप्लीकेशन कहते हैं और यही वेब एप्लीकेशन को हम लोग डेवलप करने वाले हैं जेंगो का यूज करके, राइट। तो हमें ये समझ में आ गया कि वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं। अब इसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, वेब एप्लीकेशन के दो मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला जो होता है वो होता है फ्रंट एंड, ठीक है, एंड जो दूसरा होता है वो होता है बैक एंड। ठीक है, तो इन्हीं दोनों की मदद से, इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से हम एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, राइट। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड क्या होता है? अब सिंपल भाषा में मैं समझाऊं तो फ्रंट एंड वो पार्ट होता है जो यूज़र डायरेक्टली देखता है, मतलब वेब एप्लीकेशन का वो पार्ट जो यूज़र डायरेक्टली उसे देख रहा होता है, उससे इंटरेक्ट कर रहा होता है। जैसे वेब पेजेस का डिज़ाइन, लेआउट, बटन्स, फॉर्म्स, वो सारी चीज़ें हो गई, एक फ्रंट एंड पार्ट हो गई। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो पार्ट जो यूज़र को दिखाई देता है, वो पार्ट जो यूज़र को दिखाई देता है, ठीक है, उसे हम फ्रंट एंड कह देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, बटन हो गया, बटन्स हो गए, फॉर्म्स हो गया, लेआउट हो गया, जो वेब पेज है उसका लेआउट हो गया, फॉर्म्स हो गया, बटन्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो हमें दिख रही होती है इसे हम फ्रंट एंड बोल देते हैं। ठीक है, अब फ्रंट एंड तो हमें समझ में आ गया कि फ्रंट एंड वो पार्ट होता है किसी भी वेब एप्लीकेशन का, वो पार्ट होता है जो हमें यूज़र को दिखाई देता है। अब इसके भी तीन कंपोनेंट होते हैं, बेसिकली तीन कंपोनेंट नहीं, उस एक टेक्नोलॉजी है, तीन टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ करके हम फ्रंट एंड को डेवलप करते हैं। जिसमें पहला हो गया हमारा HTML हो गया, दूसरा हो गया हमारा CSS हो गया, एंड तीसरा हो गया जावा स्क्रिप्ट। इन तीन की मदद से हम पूरे के पूरे फ्रंट एंड को डेवलप करते हैं। तो चलिए समझते हैं, एक एक करके हम समझते हैं कि इन तीनों का क्या रोल्स होता है, क्या काम्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं HTML की। तो HTML को हम लोग कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है और इसका यूज़ करके हम लोग वेब पेज के जो स्ट्रक्चर होता है उसे डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? वेब पेज के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है,
मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि जब आप वेब एप्लीकेशंस बनाओगे तो फ्रंट एंड पार्ट में हमें HTML की नीड होगी, और HTML के थ्रू हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो वेब पेज है उसके स्ट्रक्चर या स्केलेटन कह दें, उसको हम डिफाइन करते हैं, उसे हम बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं कि हेडिंग क्या होगा, हेडिंग क्या होगा, फुटर क्या होगा, मेन कंटेंट क्या होगा, बटन्स कौन से होंगे, फॉर्म्स कहाँ पे होगा। मीन्स कि ये जो स्ट्रक्चर जो हम पहले बनाते हैं वो स्ट्रक्चर में हेडिंग, फुटर, मेन, बटन, फॉर्म, ये सारी चीज़ें होती है, और इसे हम किससे डेवलप करते हैं, HTML के थ्रू हम इसे डेवलप करते हैं। तो HTML एक मैंडेटरी होती है, बिना आप इसके फ्रंट एंड को डेवलप ही नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये समझ में आ गया कि HTML का क्या काम होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि CSS क्या होती है, ठीक है। CSS जो होती है उसे हम कहते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। बेसिकली इसका यूज क्या होता है कि ये वेब पेज को डिजाइन और स्टाइल देने का काम करता है। डिजाइन एंड स्टाइल देने का काम करता है। मतलब कि जब आप एक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेते हो, ठीक है, तो उसके अंदर हम कुछ डेकोरेशन करते हैं, लाइक बटन का कलर करना, बैकग्राउंड की कलर को चेंज करना, एनिमेशन को ऐड करना, तो ये सारी चीज़ें हम CSS के थ्रू करते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है बट ये ऑप्शनल है, लेकिन ये ज़रूरी भी है, क्योंकि विदाउट अगर आप CSS के अगर कोई भी फ्रंट एंड को डिज़ाइन करते हो, मतलब बनाते हो, तो वहाँ पे उसकी लुक एंड फील सही नहीं होगी, ना एनिमेशन होगा, ना ही कलरिंग होगी, तो वो देखने में अच्छा नहीं होगा। तो इसी के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप अपने वेब पेजेस में CSS को ऐड करो। तो ये था CSS का काम, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट की, कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली ये वेब पेज में इंटरएक्टिविटी लेके आता है। क्या लेके आता है, मैं लिख देता हूँ, वेब पेज में इंटरएक्टिविटी लेके आता है। कहने का मतलब कि इंटरएक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि जब आप वेब पेजेस के ऊपर कई सारे बटन्स होंगे, फॉर्म्स के बटन्स होंगे, जब आप कुछ करते हो तो कुछ ना कुछ बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ ना कुछ होनी चाहिए, कुछ रिस्पॉन्स मिलता है कि हाँ, जैसे आप फॉर्म के बटन पे क्लिक करते हो तो एक मैसेज मिल के आता है कि योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो ये जो हो रही है, कुछ करने पे कुछ हो रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही हम करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर्म में वैलिडेशन लगाना, तो फॉर्म में जो वैलिडेशन भी आप लगाओगे वो जावास्क्रिप्ट के ही थ्रू लगाओगे, यानी कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली वो जान डाल देता है, आपके वेब पेज को जिंदा कर देता है। तो ये हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट का काम। तो इन तीन जो है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग फ्रंट एंड को डेवलप करते हैं, राइट। तो ये था हमारा फ्रंट एंड वाली पार्ट। अब हम बात कर लेते हैं बैक एंड, ये जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैक एंड का पार्ट। तो बैक एंड को अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊँ तो बैक एंड वो पार्ट होता है जो बिहाइंड द सीन काम कर रहा होता है, ठीक है। बिहाइंड द सीन वो चलता है, जैसे डेटा प्रोसेसिंग होना, बिजनेस लॉजिक लिखना, डेटा बेस से कनेक्टिविटी करना, वो सारा चीज़ जो होता है वो बैक एंड ही हैंडल करता है, बैक एंड ही रिस्पॉन्सिबल होता है इन सारी चीज़ को करने के लिए। अभी हमने फ्रंट एंड में तो देख लिया कि वहाँ पे जो हमें जो दिखाई देता है वो फ्रंट एंड का काम होता है, वो फ्रंट एंड के थ्रू डेवलप किया जाता है। बट जो भी चीज़ें बेसिकली हम जब कोई चीज़ की रिक्वेस्ट भेजते हैं एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन जो बिहाइंड द सीन जो भी कैलकुलेशन हो गया, जो भी डेटा प्रोसेसिंग हो गया, जो भी बिजनेस लॉजिक वो हैंडल कर रहा है बिहाइंड द सीन, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बैकएंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो पार्ट जो बिहाइंड द सीन चल रहा होता है, जिसमें हम डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग होता है, बिजनेस लॉजिक को हम बिल्ड कर रहे होते हैं, और डेटाबेस से हम कनेक्टिविटी करते हैं। तो वो उसे हम बैकएंड बोल देते हैं, ठीक है, कि बैकएंड में डेटाबेस से कनेक्टिविटी होती है, डेटा प्रोसेसिंग होता है, बिजनेस लॉजिक हैंडल किए जाते हैं, तो वो सारा हमारा डेटा बैकएंड का पार्ट हो जाता है। अब बैकएंड को भी डेवलप करने के लिए हमें कुछ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आता है, पहला होता है हमें
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसमें आ जाता है आपका पाइथन हो गया, पाइथन हो सकता है, जावा हो सकती है, PHP हो सकता है, जावा स्क्रिप्ट भी। जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बट हाँ ठीक है, नोड JS का यूज करके हम चीज़ें करते हैं, तो जावा स्क्रिप्ट भी होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो होता है वो हो गया हमारा फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क, राइट। और इसके अंदर आता है जेंगो हो गया, फ्लास्क हो गया, स्प्रिंग हो गया, लारावेल हो गया, ये सारे फ्रेमवर्क हैं, ठीक है, जिसका यूज करके हम बैकएंड को डेवलप करते हैं। और तीसरा जो कंपोनेंट हो गया इसका वो हो गया डेटाबेस, जिसमें आता है पोस्टग्रे, हो गया, माइसिक्वल हो गया, ठीक है, एसक्यूलाइट हो गया, हो गया, ओरेकल हो गया। तो ये सारे डेटाबेस है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कि जब बैकएंड पे जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी जो यूज़ कर रहे होंगे, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग कोडिंग करेंगे। ठीक है, फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क एक तरह का समझ लो कि रेडीमेड टूल्स होते हैं जो हमें एक रूल रेगुलेशन कुछ डिफाइन करके ऑलरेडी दे रखे हैं कि इसका यूज़ करके हम चीज़ें करते हैं। क्योंकि अगर हम विदाउट फ्रेमवर्क अगर हम डेवलप करने जाए तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ हमें स्क्रैच से लिखनी होगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व जो होता है वो फ्रेमवर्क कर देता है। तो फ्रेमवर्क का यूज़ करके हम ईजिली किसी चीज़ को डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो जैंगो, अभी हम लोग जैंगो पढ़ने वाले हैं, तो जैंगो का यूज़ हम लोग करेंगे। और जैंगो जो है वो पाइथन लैंग्वेज में ही लिखा गया है। ठीक है, देन उसके बाद आता है डेटाबेस। तो डेटाबेस में जब आप डेटा पे ऑलरेडी काम करोगे तो डेटा को स्टोर करना, डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को अपडेट करना, ये सारी जो चीज़ें हम कर रहे होंगे वो हम डेटाबेस से कर रहे होंगे। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के हम कंप्लीट बैकएंड को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि बैकएंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, वेब एप्लीकेशन क्या होता है, राइट। अब एक छोटा सा टर्म है, इसे भी समझ लेते हैं, स्टैटिक रिस्पॉन्स एंड डायनामिक रिस्पॉन्स। ठीक है, ये क्या होता है? तो स्टैटिक रिस्पॉन्स हम समझते हैं। तो स्टैटिक रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स जो हमेशा सेम ही रहता है। मतलब जब आपको सेम ही रिस्पॉन्स मिले हर यूज़र के लिए, अगर वो सेम ही रिस्पॉन्स मिलता है तो वो स्टैटिक रिस्पॉन्स हो गया। मैं एग्जांपल को देके समझाता हूँ कि जैसे जीमेल का लॉगिन पेज, ठीक है, जीमेल लॉगिन पेज। अब जीमेल लॉगिन पेज हर यूज़र के लिए सेम ही रहेगा, हर यूज़र के लिए सेम ही रहेगा जीमेल का लॉगिन पेज। अगर मैं ओपन करता हूँ जीमेल लॉगिन तो मेरे लिए वही सेम पेज दिखेगा, आप करते हो आपके लिए भी सेम दिखेगा। तो इस तरह का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है सर्वर से, वेब एप्लीकेशन से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है इस पेज के लिए, वो हो गया स्टैटिक रिस्पॉन्स, उसे हम स्टैटिक रिस्पॉन्स कह देते हैं। अब बात आती है डायनेमिक रिस्पॉन्स। अगर आप जीमेल का इनबॉक्स पेज अगर ओपन करो तो वो मेरे केस में डिफरेंट होगा, आपके केस में डिफरेंट होगा, किसी और के केस में डिफरेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे डेटा चेंज हो रही है। तो इसे हम बोल देते हैं यूज़र टू यूज़र, जो है ये यूज़र टू यूज़र चेंज हो रहा है ना, यूज़र टू यूज़र चेंज हो रहा है। मीन्स हमें जो रिस्पॉन्स मिल रही है वो डायनामिक है, वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक है। तो ये छोटी सी कॉन्सेप्ट थी कि क्या होता है स्टैटिक रिस्पॉन्स एंड डायनामिक रिस्पॉन्स। तो ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई कि स्टैटिक रिस्पॉन्स क्या होती है और डायनामिक रिस्पॉन्स क्या होती है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जैंगो कि जैंगो क्या होता है। ठीक है, जैंगो फ्रेमवर्क। तो जैंगो फ्रेमवर्क क्या होता है? जैंगो हमने ये तो समझ लिया कि वेब एप्लीकेशंस क्या होती है, तो जैंगो फ्रेमवर्क का यूज करके ही हम वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं। अब जैंगो फ्रेमवर्क के बारे में हम समझते हैं कि जैंगो फ्रेमवर्क क्या है। तो जैंगो फ्रेमवर्क एक फ्री एंड ओपन सोर्स पाइथन बेस्ड वेब फ्रेमवर्क है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, जैंगो एक फ्री एंड ओपन सोर्स पाइथन बेस्ड वेब फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये पाइथन बेस्ड वेब फ्रेमवर्क है।
ठीक है, ये समझ में आ गया। और ये ओपन सोर्स भी है और ये फास्ट डेवलपमेंट और क्लीन स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, फास्ट होता है ये, फास्ट डेवलपमेंट और एक क्लीन स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड इसके बाद ये जो Django है वो एमवीटी जो आर्किटेक्चर है उसे फॉलो करता है। इसका मतलब हो गया मॉडल व्यू एंड टेम्पलेट। मॉडल व्यू टेम्पलेट के ऊपर ही ये काम करता है। मॉडल का मतलब हो गया, आप अगर मॉडल का मतलब समझो तो मॉडल में हम डेटाबेस से बात कर रहे होते हैं, डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। व्यू का मतलब हो गया कि हम यहाँ पे बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं और टेम्पलेट में हम लोग बेसिकली HTML, CSS एंड JS का यूज कर रहे होते हैं। तो आप देख सकते हो कि मॉडल जो डेटाबेस, बिजनेस लॉजिक, ये दोनों मिलके बैकएंड का काम जो है वो कंप्लीट कर रहा होता है। और ये टेम्पलेट HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट होती है जो कि हमारा फ्रंट एंड को डेवलप कर रहा है। तो कंप्लीट Django फ्रेमवर्क एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि क्या होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या होती है, कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया कि वेब एप्लीकेशंस क्या होती है, उसके बाद फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक रिस्पॉन्स क्या होता है, डायनेमिक रिस्पॉन्स क्या होता है, फ्रंट एंड में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, बैक एंड में हम पाइथन, Django और डेटाबेस जो यूज़ करने वाले वो क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियर वे में समझ में आ गई। अब हम स्टार्ट करते हैं Django फ्रेमवर्क। हमने स्टार्ट किया। Django फ्रेमवर्क क्या होता है, वो एक ओपन सोर्स होता है, पाइथन बेस्ड फ्रेमवर्क होता है, फास्ट डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और ये MVT मॉडल व्यू टेम्पलेट आर्किटेक्चर बेस्ड होता है, जिसमें मॉडल का मतलब होता है डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना, व्यू में हम लोग बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, टेम्पलेट जो कि HTML, CSS और JS का पार्ट होता है, जो कि एक फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने के लिए यूज करते हैं। राइट, अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। Django के फीचर्स क्या है, Django फीचर्स। ठीक है, Django फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पहला फीचर है वो फास्ट, ये काफ़ी फास्ट होता है। राइट, कहने का मतलब ये जब भी Django के पास कुछ रेडीमेड टूल्स होते हैं या फीचर्स होते हैं जो आपको कोड को लिखने में काफ़ी मदद करते हैं, जिसकी वजह से जब आप कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप करते हो तो वो काफ़ी जल्दी आप कर पाते हो, इसलिए ये फास्ट होता है। फास्ट कहने का मतलब ये था। ठीक है, अब रेडीमेड टूल्स काफ़ी हो सकते हैं, रेडीमेड टूल्स है ना, जैसे हो गया एडमिन पैनल जो Django प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन हो गया, फॉर्म्स हो गया, व्यूज़ होते हैं, क्लास बेस्ड व्यू जो काफ़ी सपोर्टेबल होता है जब आप CRUD ऑपरेशन कर रहे होते हो या कोई भी एप्लीकेशन को आप डेवलप कर रहे होते हो, वहाँ पे वो काफ़ी यूज़फुल होता है। हमें कोड लिखने की ज़रूरत काफ़ी कम होती है और उसका हम यूज़ करके हम वो चीज़ें डेवलप कर पाते हैं। तो ये था हमारा फास्ट होता है, ये फीचर था। दूसरा होता है कि ये फुली लोडेड होता है, फुली लोडेड ये फीचर होता है। तो आप ये फीचर को देखोगे तो ये फीचर क्या कहता है कि Django में हर काम के लिए बिल्ट इन फीचर होते हैं। ठीक है, बिल्ट इन फीचर्स होते हैं। जैसे आपको अगर मान लो ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाना है, ऑथेंटिकेशन करना है, तो Django ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने की मतलब पूरा का पूरा स्क्रैच से कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप उसे एक्सटेंड करो और यूज़ कर लो। तो आप यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। एडमिन पैनल भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, एडमिन पैनल भी Django ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, जिसे आप यूज़ कर लो, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर लो। उसके बाद होता है URL राउटिंग। Django ऑलरेडी सपोर्ट दे रहा है URL राउटिंग की, आपको बस यूज़ करना है उसको, है ना। फॉर्म्स मिल रहा है, मॉडल फॉर्म्स दे रहा है जो डायरेक्ट मॉडल स्पेसिफिक, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो तो डायरेक्टली मॉडल फॉर्म का यूज़ करके आप चीज़ें कर सकते हो, तो वहाँ पे काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद आपको मिल रहा है मिडिलवेयर सिस्टम। मिडिलवेयर भी ऑलरेडी उन्होंने बना के दे रखा है, जिसका यूज़ हमें करना है और कंप्लीट करना है अपना एप्लीकेशन जो भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होती है Django, इसलिए हम Django को फुली लोडेड बोलते हैं। तीसरा जो फीचर होता है वो होता है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी
बेसिकली Django ऑटोमेटिकली सिक्योर बनाता है अपनी वेब एप्लीकेशन को। अब ये भी हमें डेवलपर को नहीं कुछ भी करना है, जो Django है वो ऑटोमेटिकली सिक्योर करता है अपने वेब एप्लीकेशन को। वो प्रोटेक्शन देता है, किससे? एसक्यूएल इंजेक्शन से। एसक्यूएल इंजेक्शन जो होगा, एसक्यूएल इंजेक्शन से प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद होता है XSS यानी कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, इसे भी वो अपने एंड पे हैंडल कर लेता है। उसके बाद होता है CSRF यानी कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, तो इसको भी वो Django अपने एंड पे ही हैंडल करता है। ठीक है, तो हमें मैन्युअली सिक्योरिटी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा काम जो Django है वो अपने एंड पे कंप्लीट कर लेता है। तो ये भी एक फीचर्स है ना, जो हमें डेवलपर के लिए काफ़ी आसान बनाता है। अब चौथा आ जाता है स्केलेबिलिटी। ठीक है, स्केल करना मीन्स Django से जो भी एप्लीकेशन बने हैं, स्मॉल से लेकर लार्ज स्केल तक हम इसे ईजिली स्केल कर सकते हैं। अगर आपने आपके जो वेब एप्लीकेशन है अगर उस पर ट्रैफिक कम है, बाद में जाके ट्रैफिक ज़्यादा आने लगी है, तो आप इसे स्केल अप कर सकते हो, है ना। ये इजी वे में स्केल हो जाती है। आप छोटी वेबसाइट से शुरू करते हो और बड़े बड़े लेवल तक आप ऐप को स्केल कर सकते हो। तो ये भी यहाँ पे हम हैंडल कर सकते हैं और ये Django प्रोवाइड कर देता है ईजिली। Django एफिशिएंटली हैंडल करता है ज़्यादा ट्रैफिक को। तो ये भी एक फीचर है। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, जहाँ पे काफ़ी सारे फीड्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही होती है, तो उसे हैंडल कर लेता है। क्योंकि आप देखोगे तो Django का यूज़ करके ड्रॉपबॉक्स बनी हुई है, यूट्यूब भी यूज़ कर रहा है, यहाँ तक कि नासा की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी यूज़ हो रही है। तो काफ़ी सारे बड़े बड़े वेबसाइट हैं जो Django को यूज़ कर रही हैं। ठीक है, तो ये था स्केलेबिलिटी। एंड उसके बाद आता है पांचवा जो है, ये हो गया आपको वर्सटाइल। ठीक है, वर्सटाइल मतलब Django का जो यूज़ आप हर तरह से प्रोजेक्ट में कर सकते हो। Django का यूज़ आप हर तरह से प्रोजेक्ट में कर सकते हो। ये हर तरह के एप्लीकेशन बनाने के लिए कंपैटिबल होता है। मतलब वेब ऐप्स भी आप बना सकते हो, यहाँ पे वेब ऐप्स भी बना सकते हो, CMS भी आप बना सकते हो, राइट। ई कॉमर्स वेबसाइट भी आप बना सकते हो यहाँ पे। उसके बाद सोशल नेटवर्किंग ऐप भी बना सकते हो। APIs भी आप डेवलप कर सकते हो, APIs भी आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हो, है ना। डेटा ड्रिवन ऐप बना सकते हो, डेटा ड्रिवन डैशबोर्ड भी आप बना सकते हो। तो कहने का मतलब हो गया कि Django वर्सटाइल है, आप इसका यूज़ करके काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हो। तो ये था Django का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखा कि वेब एप्लीकेशंस क्या होते हैं, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डायनेमिक रिस्पॉन्स, स्टैटिक रिस्पॉन्स क्या होती है, Django क्या होता है, एंड Django क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो इसको हम लोगों ने आज की इस वीडियो में देखा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यहीं पे आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम Django का इंस्टॉलेशन वाला पार्ट हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।